नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। हर निकाय में प्रत्याशी चयन को प्रभारी नियुक्त कर 2 से 3 नामों का पैनल भी बनाने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बात की जानकारी भी साझा की है। उन्होंने बताया कि हर निकाय में प्रत्याशियों का पैनल बनाने को जल्द प्रभारी भी नियुक्त कर दिए जाएंगे। जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा के बाद 2 से 3 नाम प्रदेश नेतृत्व को भेजे भी गए हैं। पैनल पर प्रदेश संसदीय समिति विचार भी करेगी और उसके आधार पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। भट्ट ने आगे कहा कि बीजेपी निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह भी तैयार है। वो लोग संगठन स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर रणनीतियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। भट्ट ने आगे कहा कि पार्टी की प्राथमिकता फिलहाल ज्यादा से ज्यादा वोटरों को निकाय की मतदाता सूची में जोड़ने की है। इसकी जिम्मेदारी पार्टी के स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ को दी गई है। निर्देश दिए हैं क्या अभी तक? देखिए, निकाय चुनाव के लिए हमने अपनी कार्यक्रम की श्रृंखला में तैयार कर दी है। अभी मतदाता बने, इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं की टीम, जो हमारा स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है, उसको इस काम में लगाया है कि बड़ी संख्या में मतदाता बनने तो छूट भी गए हैं और कुछ प्रकरण ऐसे आ रहे हैं कि लोकसभा के अंदर 18,000 वोट और नगर पालिका में 36,000 वोट। तो ये सब हमारे लिए सोचने विषय है। इन सब विषयों पर हमने एक कमेटी बनाई है। कल उस कमेटी की घोषणा हम लोग करेंगे। क्या प्रत्याशियों का पैनल भी आप लोग तैयार जल्द करवाने वाले? हाँ, निश्चित रूप से हमारे उसके लिए हमने प्रत्येक नगर निगम के लिए भी हम लोग अपने प्रभारी नियुक्त करेंगे। हमारे जो नगर पालिका उसके प्रभारी नियुक्त करेंगे। एक बार जाएंगे, सब चर्चा वार्ता करने के बाद फिर 2-3 नाम का पैनल वहाँ से आएगा। उसका पार्टी की जो पद्धति है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सब चीजें हैं, उसको जिलाध्यक्षों के माध्यम से नाम आएंगे। उस क्षेत्र के हमारे जो नगरीय मंडल है उनसे हम चर्चा करेंगे। तो अगली खबर का रुख करेंगे। तो एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयार है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में वन अग्नि विकराल रूप ले रही है। तो पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों से लेकर राजधानी देहरादून में भी रोजाना आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला कल का है। देहरादून के कैंट क्षेत्र में आग लगने से 22 झुग्गी झोपड़ियां जल गई। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप भी लगाए हैं। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन प्रदेश सरकार की कोई भी व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। सूर्यकांत धस्माना ने आगे कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी 1.30 घंटा लेट पहुंची है, लेकिन माफ कीजिएगा 1.5 घंटा लेट पहुंची है। उन्होंने कहा कि जब राजधानी देहरादून में यह हाल है तो फिर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में क्या हाल हो रहा होगा। पूरे राज्य में वनाग्नि जिस तरह से फैल रही है, बड़ा चिंता का विषय है। कुमाऊं मंडल में भी और गढ़वाल मंडल में भी, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में, बागेश्वर में, उत्तरकाशी और टिहरी में भी है। लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जो व्यापक पैमाने पर प्रभावित हो रखे हैं और ये अग्नि की घटनाएं पिछले साल के सापेक्ष करीब 1400 घटनाएं पिछले साल थी, इस बार 5,500 अब तक हो चुकी है। 5 गुना अग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र का आप कल्पना कर सकते हैं कि आबादी के क्षेत्रों में वनाग्नि फैल गई है। बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, राज्य की सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा वनाग्नि को कंट्रोल करने के किए जा रहे हैं, लेकिन वनाग्नि आज की तारीख तक नियंत्रण में नहीं है। सरकार क्यों तैयारी पहले नहीं करती? ये तैयारी सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जानी चाहिए और अप्रैल में, अभी अप्रैल समाप्त नहीं हुआ, मई का महीना, जून का महीना, खतरनाक महीने गर्मी के अभी बाकी हैं, लेकिन वनाग्नि कंट्रोल में नहीं है। और वनाग्नि के बारे में ही जब कह रहा हूं, देहरादून में, राजधानी में, राजपुर विधानसभा और कैंट विधानसभा के बीचों बीच गोविंदगढ़ के इलाके में, खुड़बड़े के इलाके में जो आज अग्निकांड सुबह सुबह हुआ, वहां पे 10 बजे आग लग गई। 1.5 घंटे बाद वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंच रही है, एम्बुलेंस पहुंच नहीं रही है। मैंने डीएम को, एसएसपी को, सीएमओ को, सबको बाकायदा इत्तला करी। उसके बाद भी मुझे आश्चर्य है कि कोई आला अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार वनाग्नि बढ़ती जा रही है, एक बड़ा परेशानी ये नजर आने लगी है, एक बड़ी चुनौती भी है।
बिल्कुल देखिए बबीता, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो उत्तराखंड के पहाड़ी जिले हैं वहां से लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। जंगलों की आग पर अभी काबू भी नहीं पाया गया था कि अब शहरों में भी आग की घटनाएं आने लगी हैं। कल की अगर हम बात करें तो देहरादून में खुड़बुड़ा मोहल्ले में कितना बड़ा हादसा हुआ सब लोग जानते हैं। गनीमत रही कि जान किसी की नहीं गई, लेकिन माल का काफी नुकसान हुआ। 8 सिलेंडर फटे हैं, 22 जो की झोंके जली है। इसके अलावा अभी एक खबर हल्द्वानी से भी आ रही है कि लालकुआ खेड़े में भी एक गौशाला चली है जिसमें 2 जानवरों की मौत हुई है। तो ये आगजनी की घटनाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सरकार बैठकें कर रही है, चिंता जाहिर कर रही है। अब एनडीआरएफ को भी कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि मुस्तैद कर दिया है कि जो जंगलों की आग है या शहर की आग है उस पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो इस बार वनाग्नि की जो ये आगजनी घटनाएं है लगातार बढ़ी है। हालांकि तापमान में जरूर बढ़ोतरी हुई है। अगर आज की भी मैं बात करूं तो इस समय तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का है। हल्की ठंडी हवा भी है, लेकिन फिर भी आगजनी घटना सामने आ रही है। ये कहीं ना कहीं सरकार को भी चिंता में डालता है। कांग्रेस को तो हालांकि मुद्दे चाहिए, कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जो मुद्दे हैं उन पर जरूर सरकार को चेताना चाह रही है और लगातार सरकार पर आरोप भी लगा रही है कि आप बैठक करते हो, ठीक है, आप व्यवस्था बनाने की बात करते हो, लेकिन जब धरातल पे देखते हैं, जब कहीं आगजनी होती है तो सारी व्यवस्था फेल नजर आती है। चाहे वो फायर ब्रिगेड के वाहन को लेकर हो, क्योंकि अब आबादी के इलाके में फायर ब्रिगेड के 3-4 वाहन जाएंगे तो जाहिर सी बात है जाम जैसी स्थिति हो जाएगी, तो टाइम लगता है। लेकिन पहाड़ों में आग पर काबू पाने के लिए हमने देखा था वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई थी। बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन कुछ कंट्रोल जरूर हुआ है। लेकिन राजकुमार, जिस तरह से आपने कहा है कि कांग्रेस को मुद्दे चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोग भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लापरवाही की बात वो कह रहे हैं कि वन विभाग पहले अलर्ट नहीं रहता है और अचानक से जब ये आगजनी की खबरें सामने आती है उस समय सभी जो महकमे में हड़कंप मच जाता है। इसके अलावा जो है, क्योंकि कांग्रेस इस आरोप तो लगा रही है, लेकिन यहाँ पर बात ये भी आ जाती है कि सरकार इसे खुद भी एक्सेप्ट कर रही है कि आगजनी की जो घटनाएं है, ये जो वनाग्नि की जो घटनाएं है वो 5% ज्यादा बढ़ी और खुद नासा इस पर अब नजर बनाए हुए है। बिल्कुल देखिए बबीता, क्योंकि इस बार आगजनी की घटनाओं में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें हम तय करेंगे जिम्मेदारियां। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे डीएफओ को जिम्मेदार ठहराया है कि कहीं आगजनी घटना होगी तो डीएफओ के ऊपर कार्रवाई होगी और सारी व्यवस्था डीएफओ को करनी पड़ेगी। तो देख भी रहे हैं हम कि जो 5-6 जिले हैं, उत्तरकाशी हो, टिहरी हो, रुद्रप्रयाग हो या फिर बागेश्वर हो, अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, इन जगह पर डीएफओ जरूर फील्डों में उतर गए हैं। लगातार वो फीडबैक लेते हैं, व्यवस्थाएं कैसे बनेगी इसको देख रहे हैं, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। लेकिन बावजूद उसके क्योंकि अभी तापमान बढ़ने वाला है, 15 जून तक जो है अभी गर्मी रहने वाली है बहुत ज्यादा, तो फायर सीजन अभी चल ही रहा है। तो ऐसे में चुनौतियां बहुत सारी हैं, दिक्कतें बहुत सारी अभी आने वाली है सरकार के सामने, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार की तरफ से अब फॉरेस्ट विभाग ऐसे लोगों पे मुकदमा कर रहा है जो संदिग्ध है, शायद जो लोग जंगल में आग लगाने के दोषी हैं। तो लेकिन राजकुमार, स्थिति अभी क्या बताई जा रही है? डीएफओ की भी मदद ले ली गई है, टीम भी गठित कर दी गई है, लगातार जो है कम से कम काफी समय भी हो गया है, काफी दिन हो गए जिसमें ऑपरेशन ये लगातार किया जा रहा है, पानी छिड़काव का ये ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है ताकि जो है वनाग्नि को बुझाया जा सके। लेकिन अभी स्थिति क्या नजर आ रही है? क्या काबू पाया जा सकता है अभी फिलहाल के लिए? क्या लग रहा है, क्योंकि तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, खुद वहां पर भी आप गए हैं ग्राउंड पर। बिल्कुल देखिए, स्थिति बहुत भयावह है। जब आग की वीडियो सामने आते हैं तो आदमी बिल्कुल हम कहते हैं कि सहम जाता है। कल की अगर हम बात करें तो जो कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार के सुबोध उनियाल साहब, उन्होंने बैठक की है, उन्होंने चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि आगजनी घटनाओं पे रोक लगाई जाए। हालांकि इसमें उन्होंने आमजन से भी सहयोग मांगा है, जो गाँव के लोग हैं उनसे भी बात की जा रही है और अपील की जा रही है जंगलों में रहने वाले लोगों से कि कम से कम आगजनी की घटनाओं को काबू में लाने के लिए आप लोगों का भी प्रयास होना चाहिए। तो मंत्री जी जरूर डीएफओ को निर्देश देते हैं, डीएफओ फील्ड में जाके कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश फिलहाल अभी 15 जून तक हमें लगता है कि बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होने वाली, क्योंकि तापमान अभी बढ़ेगा, धूप और आएगी और जब धूप निकलेगी तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन क्या निकल पाया, क्योंकि बैठकें तो कई चल रही है सरकार की भी, सोल्यूशन क्या निकल पाया? क्योंकि काफी अब जान पर लोगों की बनाई है, झुग्गी झोपड़ियों तक ये आग की जो है लपटें पहुंच रही है। इसके अलावा भी एक खबर ऐसी भी आई थी, एयरपोर्ट तक भी ये पहुंच गई थी आग की लपटें। तो क्या कहा जा रहा है, क्या रणनीति बनाई गई है, क्या या फिर सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग ही होती जा रही है? तो देखिए, क्योंकि आग अब आबादी क्षेत्र की तरफ बढ़ती जा रही है, इसी को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। अगर गौशाला में आग लगने की घटना सामने आती है, इसका मतलब कि आबादी के बहुत ज्यादा नजदीक जो है आग पहुंच चुकी है। तो अब क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस समय चुनाव प्रचार में बंगाल की ओर है, अब यहाँ जो जिम्मा है वो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल साहब के पास है।
और वो लगातार हालांकि स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं, कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, वहां से फीडबैक लिया जा रहा है और जहां भी आगजनी घटनाएं होती है वहां के डीएम से सवाल किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल 15 जून तक हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी होने वाली है, लेकिन अब सारा से मानसून का आएगा, थोड़ी सी बारिश होती है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा भी है कि एक दिन में बारिश के आसार है, अगर बारिश होती है तभी कुछ कंट्रोल हो पाएगा, वरना ये आग गर्मी जैसे पड़ेगी और आग यानी काफी बड़ी चुनौती भी है और काफी चिंता का विषय भी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका इन तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के लगभग 14 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। यह जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सोमवार शाम हलफनामा दायर कर साझा की गई है। उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने सोमवार को प्रोडक्ट्स पर बैन का आदेश भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है। वहीं पर दिव्य फार्मेसी पतंजलि प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा की इस फर्म की खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिवर, गोइटर और आई ड्रॉप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 14 दवाओं के उत्पादन को रोकने का निर्देश दे दिया है। आदेश को सभी जिला ड्रग इंस्पेक्टर को भी भेज दिया गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इंतजार, क्या लगता है, क्योंकि बाबा रामदेव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, पहले कोर्ट से फटकार भी लगी है, कोर्ट से उन्हें मुश्किलें हुई हैं और अब जो है सरकार ने काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको बैन कर दिया है। बिल्कुल बबिता, देखिए मैं बता दूं आपको, पतंजलि योगपीठ की जो परेशानियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेदिक के दिव्य फार्मेसी के करीब 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड यहाँ पर कर दिया है। और जिस तरीके से जो पतंजलि फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर सस्पेंड किया गया है लाइसेंस, तो इसको लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को शाम को हलफनामा दायर किया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने सोमवार को ही पतंजलि योगपीठ के 14 प्रोडक्ट्स का जो लाइसेंस उसको निरस्त कर दिया है। लेकिन इंतजार, यहाँ पर सवाल ये भी हो जाता है, जिस तरह से अभी लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं और जब लाइसेंस दिए जा रहे थे उस समय कोई भी जांच नहीं की गई है, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट आता है उसकी पहले जांच पड़ताल कर ली जाती है, लोगों के लिए कितना ज्यादा वो कारगर साबित होगा ये सारी जांच की जाती है, उसके बाद ही लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन जब सरकार पहले ही लाइसेंस दे चुकी है और जब कोर्ट ने दखल दिया उसके बाद जो है सरकार भी अब सजग हुई है, तो एक बड़ा सवाल सरकार के ऊपर भी आ जाता है इस पर। बिल्कुल बबीता, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लाइसेंस लिया जाता है, तो उसके बाद जब प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसकी जांच पड़ताल के बाद उस प्रोडक्ट को आगे चलाया जाना है या फिर उसको निरस्त करना है, इसको लेकर जांच कमेटी तो उसका जो निर्णय उसका और गठित करती है। तो इसी को लेकर आज उत्तराखंड सरकार की जो लाइसेंस अथॉरिटी है उसने पतंजलि योगपीठ दिव्य फार्मेसी के करीब 14 प्रोडक्ट के जो लाइसेंस है उनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है। और साथ ही साथ इन आयुर्वेदिक के बारे में जो बार बार जो विज्ञापन चलाए जाते थे, जो भ्रामक विज्ञापन प्रदर्शित किए उनके लाइसेंस को भी यहाँ पर रोका गया। दिव्य फार्मेसी की जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी है उसकी राज्य अथॉरिटी के द्वारा बाबा की इस फर्म को खाली प्रेशर, शुगर, लिवर और अन्य जो बीमारी के ड्रॉप से इस्तेमाल किए जाने उसे बैन भी कर दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि बाबा रामदेव के जो ये प्रोडक्ट्स है जिसको बैन किया गया है, इससे अब इन्हें कैसे राहत मिलेगी, क्योंकि एक तरफ से कोर्ट से काफी फटकार भी मिली है और अब जो है सरकार ने कई ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसे बैन कर दिया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में मतदाताओं के मतदाता सूची में नाम शामिल ना होने को लेकर बीजेपी आज राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलने जा रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का ये कहना है कि हाल में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये शिकायत देखने को मिली थी कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में ही शामिल नहीं थे। बीएलओ ने सही तरीके से मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया था, जिसकी वजह से पोलिंग सेंटर से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। निकाय के चुनाव में मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है। चुनाव में भी सबसे ज़्यादा शिकायतें इस बात की आई कि व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में नहीं है। बहुत सारे लोग मतदान स्थल पर गए और वहाँ उनका नाम नहीं था,
हमारे जो कंट्रोल रूम थे लोकसभा के, हमने 5 लोकसभा के 5 कंट्रोल रूम हमने बनाए। प्रदेश कार्यालय पर भी हमारा कंट्रोल रूम था। हमारे पास हजारों शिकायतें इस बात की आई कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। और उसकी जब तहकीकात हम लोगों ने की तो हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी गई कि बीएलओ जिसका काम मतदाता सूची में नाम जोड़ने का है, बीएलओ घर घर नहीं गए। और ठीक इसी प्रकार की दिक्कत वर्तमान समय जब स्थानीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, इस समय भी जो सूची स्थानीय निकायों के द्वारा जारी की गई है उस सूची में भी अधिकांश नाम गायब है। यह भी शिकायत आ रही है कि एक वार्ड के नाम दूसरे वार्ड में जोड़े गए हैं। यह भी शिकायत आ रही है कि एक ही परिवार के नाम 2-2, 3-3 वार्डों में 2-2, 3-3 बूथों पर अलग अलग जगह उनके नाम जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार की भारी अनियमितता मतदाता सूचियों में वर्तमान में देखने में आई है। आज हम लोग स्थानीय निकाय चुनाव आयुक्त से मिलेंगे और इस प्रकार की जो भी शिकायतें हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ऊपर तक पहुंचाई गई हैं, इसको हम एक ज्ञापन के तौर पर, एक मांग पत्र के तौर पर आज हम चुनाव आयुक्त को देंगे कि ताकि मतदाता सूचियों में संशोधन हो और नाम जो है सही तरीके से मतदाता सूची में आए। वहीं राजधानी देहरादून के गोविंदगढ़ में भीषण आगजनी हुई, जिसमें 22 झुग्गियां जलकर खाक हो गई है। हालांकि हादसे में किसी की जान हानि नहीं हुई है, पर लंबे समय की मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड फायर सर्विस के उप निदेशक संदीप कुमार राणा ने बताया कि आग लगने के कारण एलपीजी सिलेंडर फटने का ये मामला था, जिसकी वजह से सारी घटना हुई है। इसी को देखते हुए दमकल की कुल 4 गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रही। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 एलपीजी सिलेंडरों का फटना बताया जा रहा है इसका कारण, लेकिन घटनास्थल पर 2 ही सिलेंडर बरामद किए गए हैं और अन्य की तलाशी अभी भी जारी है। वर्तमान में 10:39 पे फायर स्टेशन देहरादून को सूचना प्राप्त हुई कि गोविंदगढ़ कावली रोड पे जो है एक आग लगने की सूचना हुई है। उसमें घरों में आग लगी है और एलपीजी सिलेंडर भी उसमें फटे हैं। तो तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए जो तत्कालीन जो है प्रभारी अग्निशमन अधिकारी देहरादून है मिस्टर सुरेश चंद, उनके द्वारा जो है मौके पर गाड़ी रवाना कराई गई और खुद भी मौके पर पहुंचे। आग की विकरालता को देखते हुए चौकी द्वारा भी जो है अवगत कराया जा रहा था पैरेलली एमडीटी के माध्यम से कि सर आग बड़ी है और गाड़ी भेजिए। तो यहाँ से और 3 गाड़ियाँ पीछे से बैकअप के लिए वहाँ भेजी गई। टोटल 4 फायर टेंडर जो है मौके पे वहाँ जो है भेजे गए। वहाँ पर वो फायर फाइटिंग और ऑपरेशन किया गया, सर्च ऑपरेशन किया गया। तो ये है कि एलपीजी का जो है उसमें लीकेज का जो है संज्ञान में आया है वर्तमान में प्राइमरी फेसिया, जो प्रथम दृष्टि संज्ञान में आया है कि भाई वो खाना वगैरह बना रहे थे, कुछ झुग्गी झोपड़ी टाइप था, मेन रोड से अंदर का इलाका था। कम से कम हमें 8 से 9 डिलीवरी हाउस जो है हमें लगाने पड़े। तो लगभग 250-300 मीटर के अंदर लगभग हमें मेन रोड से अंदर जो है उसमें 3 तरफ से हमने जो है उसमें फायर को कवर किया था। 3 डिलीवरी ब्रांचेज इसमें लगाए गए थे। हमारे मौके पे जो है गाड़ी को बहुत नज़दीक नहीं ले जाया जा सका, संकरी गलियाँ थी मौके पर। बट यह है कि फिर भी जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है फायर फाइटिंग क्रू ने अपना जो है तत्परता से त्वरित कार्रवाई करते हुए जो वो कर सकते थे मौके पर। कैजुअल्टी कोई नहीं है वहाँ पे, मतलब डेथ किसी की वहाँ पे नोट नहीं हुई है। हाँ, ये है कि 4 से 5 जो है अपने एलपीजी सिलेंडर का जो है उसमें फटना बताया गया है। बट मौके पे हमें फिलहाल वर्तमान में 2 फायर सिलेंडर का जो है मलबा प्राप्त हुआ है। वहीं उत्तराखंड में जंगलों की आग इतनी भीषण हो चुकी है कि नैनीताल में एयरफोर्स की MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद भी लेनी पड़ रही है। तो वहीं रविवार को एनडीआरएफ की 41 सदस्यीय टुकड़ी भी मैदान में उतर गई। बावजूद इसके जंगल लगातार धधक रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश में पिछले साल की तुलना में इस बार अभी तक 5 गुना ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी है, ऐसे आरोप लगाए हैं। आपदा प्रबंधन की स्थिति यही है कि शहर के बीचों बीच में आज भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है और आपदा प्रबंधन मूक दर्शक बनकर देख रहा है। हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सिस्टम के द्वारा आगजनी की घटना को रोकने के लिए तमाम दावे भी किए जाते हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि सरकार क्यों नहीं पहले से इसकी तैयारी रखती है। ये तैयारी सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जानी चाहिए और अभी तो अप्रैल के गर्मी का मौसम भी शुरू होने वाला है। यदि अभी ये हालत है तो जून जुलाई में आगजनी पर लगाम लगा पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। पूरे राज्य में वनाग्नि जिस तरह से फैल रही है, बड़ा चिंता का विषय है। कुमाऊं
मंडल में भी और गढ़वाल मंडल में भी, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में, बागेश्वर में, उत्तरकाशी और टिहरी में भी है। लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जो व्यापक पैमाने पर प्रभावित हो रखे हैं और ये अग्नि की घटनाएं पिछले साल के सापेक्ष करीब 1400 घटनाएं पिछले साल थी, इस बार 5500 अब तक हो चुकी है। 5 गुना अग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र का आप कल्पना कर सकते हैं कि आबादी के क्षेत्रों में वनाग्नि फैल गई है। बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, राज्य की सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा वनाग्नि को कंट्रोल करने के किए जा रहे हैं, लेकिन वनाग्नि आज की तारीख तक नियंत्रण में नहीं है। सरकार क्यों तैयारी पहले नहीं करती? ये तैयारी सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जानी चाहिए और अप्रैल में, अभी अप्रैल समाप्त नहीं हुआ, मई का महीना, जून का महीना, खतरनाक महीने गर्मी के अभी बाकी हैं, लेकिन वनाग्नि कंट्रोल में नहीं है। और वनाग्नि के बारे में ही जब कह रहा हूं, देहरादून में, राजधानी में, राजपुर विधानसभा और कैंट विधानसभा के बीचों बीच गोविंदगढ़ के इलाके में, खुड़बड़े के इलाके में जो आज अग्निकांड सुबह सुबह हुआ, वहां पे 10 बजे आग लग गई। 1.5 घंटे बाद वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंच रही है, एम्बुलेंस पहुंच नहीं रही है। मैंने डीएम को, एसएसपी को, सीएमओ को, सबको बाकायदा इत्तला करी, उसके बाद भी मुझे आश्चर्य है कि कोई आला अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। वहीं देहरादून में थाना कैंट के गोविंदगढ़ क्षेत्र के खुड़बुड़ा स्थित झुग्गियों में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां कुछ गैस सिलेंडरों में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के मकानों को अपनी चपेट में ले गई। मकान में मौजूदा 3 बच्चों को स्थानीय युवकों ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। बताया जा रहा है कि इसकी जो वजह है वो सिलेंडर फटना है। तो वहीं पर कबाड़ बीनने वाले बच्चों ने कुछ तारों को जला दिया था, जिसके चलते ही घटना हो गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू उन्होंने पा लिया है। आग के चलते 22 झुग्गियां जलकर राख हो गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम की कार का मुरादाबाद में एक्सीडेंट हो गया। बीजेपी नेता को सड़क हादसे के बाद निजी यूनिवर्सिटी TMU के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज अभी भी जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम के दिल्ली जाते समय नेशनल हाईवे 9 पर एक्सीडेंट हुआ है। इस हादसे में बीजेपी नेता को चोटें आई हैं। इस समय वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।